आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हमने इससे पहले पार्ट 1 कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करते हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 to 4 कंप्लीटली डिस्कस किया है। सीक्वेंस में याद करेंगे तो इजी होगा याद रखना, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप की बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 करता है। इंडिया की सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब है? जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अमेरिका ड्यूल सिटीजनशिप है, मतलब जो अमेरिका के लोग हैं उन्हें उनकी कंट्री यानी अमेरिका की सिटीजनशिप मिलेगी और उन्हें अपनी स्टेट की भी सिटीजनशिप मिलेगी। जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, अलग अलग स्टेट्स की सिटीजनशिप्स भी उन्हें मिलेंगी। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ कंट्री की ही सिटीजनशिप मिलती है, उन्हें अलग अलग स्टेट की सिटीजनशिप नहीं मिलती। इसलिए इंडिया को सिंगल सिटीजनशिप बोला जाता है। और ये सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया था। अब कोई भी पर्सन या तो भारत का सिटीजन होगा या फिर वो भारत के लिए एक एलियन होगा, मतलब नॉन सिटीजन आप कह सकते हैं। अब एलियन भी दो भागों में डिवाइड है, एक है फ्रेंडली और एक है एनिमी। एलियन के दोनों भागों को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे फ्रेंडली एलियन। फ्रेंडली एलियन वो देश के लोग हैं जो भारत के लोगों को ईजिली सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं या फिर उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं इंडिया के साथ। एग्जाम्पल यूएसए। अब कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके इंडिया के साथ ना तो रिलेशन अच्छे हैं, ना वो इंडिया को सिटीजन इजीली प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया, तो उन्हें बोला जाता है एनिमी एलियन। तो अब क्या फ़र्क पड़ता है अगर कोई सिटीजन है या फ्रेंडली एलियन है या एनिमी एलियन है? तो फ़र्क पड़ता है अधिकारों का, यानी राइट्स का। जो सिटीजन होंगे उन्हें पूरे फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, पूरे अधिकार उन्हें दिए जाएंगे। बट अगर फ्रेंडली और एनिमी की बात की जाए तो उन्हें रिस्ट्रिक्टेड राइट्स ही मिलेंगे। और फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन में भी डिफरेंस देखा जाए तो फ्रेंडली एलियन को ज़्यादा राइट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू एनिमी एलियन। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 22, 29, 30 ये सारे राइट्स इंडियन सिटीजन को मिलेंगे। बट आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये राइट्स जो है फ्रेंडली एलियन को नहीं मिलेंगे। बट अगर हम देखें तो आर्टिकल 22 जो इंडियन सिटीजन को मिला था वो फ्रेंडली एलियन को भी मिलेगा। वहीं अगर हम एनिमी एलियन की बात करते हैं तो उन्हें आर्टिकल 15, 16, 19, 22, 29, 30 ये सारे राइट्स ही उन्हें नहीं मिलेंगे। तो ये डिफरेंस है इंडियन सिटीजन होने का, फ्रेंडली एलियन होने का और एनिमी एलियन होने का। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब हम पार्ट 2 के आर्टिकल 5 to 11 समझेंगे। आर्टिकल 5 बात करता है उन पर्सन को सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की जो 26 जनवरी 1950 से पहले पैदा हुए थे। आर्टिकल 6 उन लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए हैं। और आर्टिकल 7 सिटीजनशिप उनको प्रोवाइड करने की बात करता है जो पहले पाकिस्तान माइग्रेट हुए थे फिर वापस इंडिया आ गए। आर्टिकल 8 ओवरसीज यानी वो लोग जो भारत से बाहर रह रहे हैं बट उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कभी ना कभी यहाँ रहे होंगे, तो उनकी सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात करता है। आर्टिकल 9 सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, यानी दो नागरिकता ना मिलने की बात करता है। आर्टिकल 10 ये बात करता है अगर आप सिटीजन हो तो सिटीजनशिप रहेगी आपकी, मतलब डीम टू बी अ सिटीजन, कॉन्टिन्यू टू बी अ सिटीजन। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप सिटीजन रहोगे, अगर आप कुछ इंडिया के अगेंस्ट नहीं करते हो तब तक। वहीं आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, अगर कोई भी चेंज करना है सिटीजनशिप को लेकर तो पार्लियामेंट कर सकती है। तो पार्लियामेंट ने आर्टिकल 11 के तहत सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 बनाया था। उसके थ्रू पार्लियामेंट ने 5 मेथड बताए थे सिटीजनशिप को एक्वायर करने के। सबसे पहला मेथड था बाय बर्थ यानी जन्म से। दूसरा मेथड था मूल वंश बाय डिसेंट। तीसरा रजिस्ट्रेशन यानी खुद के पंजीकरण करवा के। चौथा बात करता है अबाउट न्यूट्रलाइजेशन यानी प्रतिकरण से। और पांचवा बात करता है बाय एक्वायर्ड टेरिटरी यानी क्षेत्र अधिकार से। और उसके अलावा सिटीजनशिप एक्ट 1955 3 तरीके बताता है
कैसे नागरिकता खत्म हो सकती है, उन मेथड्स के बारे में बताता है। पहला मेथड है रिनंसिएशन, सेकंड डेप्रिवेशन, थर्ड टर्मिनेशन। सबसे पहले हम एक्वायर करने के मेथड स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे बाय बर्थ। सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए आपका बर्थ इंडिया में होना चाहिए। सबसे पहले 26 जनवरी 1950 में ये था, जिसका भी बर्थ इंडिया में हो रहा है उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिलेगी, और ये चला मेथड टिल 1 जुलाई 1987। उसके बाद 1987 में एक अमेंडमेंट होती है कि हमें फील हुआ कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट आता है यहाँ पे और रहता है और उनके बच्चों का बर्थ इंडिया में ही हो रहा है, तो उन्हें ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, जो कि एक बहुत दिक्कत वाली, बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। इसलिए 1987 में एक अमेंडमेंट की जाती है और बोला कि जिनका बर्थ 1 जुलाई 1987 में हो रहा है, उनके एटलीस्ट 1 पेरेंट अगर इंडियन होंगे तो सिटीजनशिप उन्हें मिल जाएगी। बट ये भी टिल 3 दिसंबर 2003 तक ही चला था। फिर 2003 में एक और अमेंडमेंट होती है और उसमें बोला गया जिसका बर्थ 3 दिसंबर 2003 से उनके दोनों पेरेंट्स या फिर एक पेरेंट एटलीस्ट सिटीजन होना चाहिए और दूसरा इलीगल माइग्रेट नहीं होना चाहिए। इलीगल माइग्रेट का मतलब है यहाँ पे कोई इलीगल प्रोसेस से इंडिया में ना आया हो। दूसरा मेथड है मूल वंश यानी बाय डिसेंट। जो इंडिया के बाहर रहते हैं उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात करता है। 26 जनवरी 1950 में बोला गया था कि अगर किसी के फादर इंडियन सिटीजनशिप हैं तो उन्हें ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट ये सिर्फ 10 दिसंबर 1992 तक ही चला। तो फिर एक अमेंडमेंट होती है 1992 में और उसमें बोला गया कि जिसका बर्थ 10 दिसंबर 1992 में होता है, उनके फादर या मदर में कोई भी सिटीजनशिप है, उन्हें भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। पर यह भी 3 दिसंबर 2004 तक ही रहा था, क्योंकि 2004 में एक और अमेंडमेंट होती है और उसमें बोला गया 3 दिसंबर 2004 से अगर किसी का बर्थ आउटसाइड हो रहा है तो उसे ऐसी ही सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। उसको बर्थ के 1 साल के अंदर उसके पेरेंट्स को कंट्री की कंसोलिडेट रजिस्टर करवाना होगा। अंडरटेकिंग के साथ थर्ड मेथड बनाया, दैट इज बाय रजिस्ट्रेशन, जो कुछ लोगों की कैटेगरी स्पेसिफिक करता है और ये कहता है कि ये कैटेगरीज के लोग एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को तो उन्हें भी इंडियन सिटीजनशिप रजिस्टर किया जा सकता है। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझने से पहले हम एक टर्म समझेंगे, वो है PIO, जिसकी फुल फॉर्म है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात करता है जिनके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया यानी ब्रिटिश के पार्ट रहे हों, या फिर उनके पेरेंट्स उस टेरिटरी के पार्ट रहे हों जो 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का पार्ट बने हैं, जैसे सिक्किम, पुडुचेरी। ये इंडिया का पार्ट इंडिया की आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद बने थे। अब वो कैटेगरीज हम देख लेते हैं, कौन सी कैटेगरीज हैं। ऐसा पर्सन जो एप्लीकेशन फाइल करने के 7 साल पहले से ही इंडिया में रह रहा हो। दूसरा, एक ऐसा पर्सन जो किसी और कंट्री में रह रहा हो इंडिया के बाहर। तीसरा, या फिर उस पर्सन की मैरिज किसी इंडियन सिटीजन के साथ हुई हो और 7 साल से यहाँ पे रह रहा हो। इंपॉर्टेंट मेथड नेचुरलाइजेशन। इस मेथड में बोला गया अगर कोई भी पर्सन कंडीशंस को फुलफिल करता है और एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है तो उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी। पहले, नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ कंट्री वेयर इंडियंस आर प्रिवेंटेड, मतलब ऐसे कंट्री का पर्सन नहीं होना चाहिए जिस कंट्री में इंडियंस को सिटीजनशिप देने के लिए मना किया हो। सेकंड, रिनाउंस अदर सिटीजनशिप, किसी और कंट्री की उनके पास सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। तीसरा, डेट ऑफ एप्लीकेशन के 12 मंथ पहले, 12 महीने पहले या तो इंडिया में रह रहा हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन की सर्विस कर रहा हो। इन दोनों में से रिजाइडिंग इन इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सर्विस करना, कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी। हमें ये तो बता दिया कि डेट ऑफ एप्लीकेशन के 12 महीने पहले वहाँ पे या तो रिजाइड करना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करना पड़ेगा। उसके अलावा इंडिया में उन्हें 14 साल रहने के लिए बोला जाता है। उन 14 ईयर में अगर वो 11 साल भी इंडिया में रहते हैं तो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिफ्थ मेथड आता है हमारा एक्वायर टेरिटरी। ये उन फॉरेन टेरिटरीज की बात कर रही है जिसे
इंडिया का पार्ट बनाया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके अंदर ये बताया जाता है कि जो अभी टेरिटरी हमने ऐड किया उसमें किन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी और किन को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। जैसे पौंडीचेरी को इंडिया में जब ऐड किया था तो 1962 में एक ऑर्डर पास किया था रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ये थे हमारे 5 मेथड जो हमें बताते थे कि हम सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमारी सिटीजनशिप कैसे लूज हो सकती है, कैसे हम खत्म हो सकती है। तो 3 मेथड थे। सबसे पहले रिनंसिएशन, सेकंड टर्मिनेशन, थर्ड डेप्रीवेशन। एक एग्जांपल से समझेंगे कि अगर आपने कोई जॉब छोड़नी है तो आप सीधा जाके हेड को बताते हो कि मुझे इस ऑफिस का और पार्ट नहीं रहना है, उसे बोला जाता है रिनंसिएशन। अगर आप एक ऑफिस छोड़ के दूसरे ऑफिस में जाके काम करते हो तो उसे बोला जाता है टर्मिनेशन। और अगर आपका बॉस ही ऑफिस से निकाल दे तो उसे बोला जाता है डेप्रीवेशन। इसी मेथड से हमारी इंडियन सिटीजनशिप खत्म होती है। अगर हम खुद ही डिक्लेयर कर दे कि हमने इंडिया का पार्ट नहीं रहना, हमें इनकी सिटीजनशिप नहीं चाहिए, तो इन्हें बोला जाता है रिनंसिएशन मेथड। अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हो तो उसे बोला जाता है टर्मिनेशन। और अगर आपकी सिटीजनशिप आपकी गवर्नमेंट ही रिमूव कर दे तो उसे बोला जाता है डेप्रीवेशन। हाल ही में एक अमेंडमेंट हुई है 2019 अमेंडमेंट सिटीजनशिप को लेकर, जहाँ पे गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात की है विद सम कंडीशन। सबसे पहले जो इंडिया में 31 दिसंबर 2014 में आए थे उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात की थी। उसके अलावा माइग्रेट जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हैं उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात की थी। और उसमें कुछ स्पेसिफिक रिलीजन्स को मेंशन किया गया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन, बुद्ध, पारसी। और मुस्लिम्स को इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स का है। माइनॉरिटीज ग्रुप को सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात की थी कि जो सिटीजनशिप नेचुरलिस्टिक मेथड से एक्वायर करना चाहते हैं उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात की थी। और उसमें अमेंडमेंट उन्होंने जो की थी, आपको अब सिर्फ 5 ईयर के लिए ही अपना रेजिडेंस दिखाना पड़ेगा। जहां पहले वो 11 और 12 साल रहने की बात करते थे, अब उसको कम करके 5 साल कर दिया था। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ट्यूसडे मिलते हैं विद पार्ट 3 जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे और एक बहुत अच्छी सी ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक लेके आएंगे फंडामेंटल राइट्स को याद करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।